नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम भारत की एक बहुत बड़ी समस्या की बात करेंगे जो लगातार देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और हम इस समस्या से कैसे निपटें या इसका क्या समाधान हो सकता है, जिसके लिए हम सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेरोज़गारी की। और बेरोज़गारी के प्रकार क्या हैं और इसके कारण क्या हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि बेरोज़गारी किसे कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और उसको कार्य नहीं प्राप्त हो रहा है तो वो बेरोजगार कहलाता है। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर एक निश्चित समयावधि के दौरान प्रचलित बाजार मजदूरी दर पर अगर कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और वह कार्य करना चाह रहा है लेकिन फिर भी उससे रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम उसे बेरोजगार कहेंगे। अब ये हम जान लें कि जो रोजगार से संबंधित या बेरोजगारी से संबंधित डेटा है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत कार्य कर रहा है। ये बेरोजगारी से संबंधित जो डेटा थे वो क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पे जारी किए जा रहे थे। अभी वर्तमान समय में ये हमें डेटा हर महीने वाइज भी मिल रहे हैं या प्रकाशित किए जा रहे हैं। और जो बेरोजगारी से संबंधित डेटा होता है उसका जो कलेक्शन किया जाता है वो एनएसओ द्वारा द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा हम बेरोजगारी से संबंधित डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब 3 मेथड्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। पहला है यूजुअल स्टेटस, दूसरा है करंट वीकली स्टेटस एंड तीसरा है करंट डेली स्टेटस। यूजुअल स्टेटस के अंतर्गत हम रेफरेंस पीरियड 1 साल का पूरा लेते हैं, यानी 365 दिन, और ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति क्या 30 दिन या उससे अधिक रोजगार कर रहा है तो हम उसे मान लेते हैं कि ये व्यक्ति रोजगार में है। दूसरा जो करंट वीकली स्टेटस है, इसके अंतर्गत जो है 7 दिन का रेफरेंस पीरियड लेते हैं और देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे या उससे अधिक कार्य करता है तो हम उसको मान लेते हैं कि वो रोजगार में है। और अगर वो 1 घंटे का भी जॉब नहीं कर पा रहा है या काम नहीं कर पा रहा है तो उसे हम मानते हैं बेरोजगार है। तीसरा जो है करंट डेली स्टेटस, इसके अंदर भी रेफरेंस पीरियड जो होता है वो 7 दिन का लेते हैं और 7 दिन में चेक करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा भी काम नहीं पा रहा है तो उसे हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। अगर वो 1 से 4 घंटे तक काम कर रहा है तो मानेंगे वो आधे दिन तक रोजगार किया है। और अगर वो 4 घंटे या उससे ज़्यादा काम करता है तो हम मानते हैं कि ये रोजगार में है। तो इस तीनों अप्रोचेस का प्रयोग करके हम बेरोजगारी से संबंधित डेटा को जारी करते हैं और ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो करंट डेली स्टेटस का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ की इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू हमें जानकारी प्राप्त होती है। पहला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, दूसरा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एंड तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमारे इकॉनमी में जो लेबर है या लेबर मार्केट की क्या कंडीशन है। अभी करंट में जून महीने में 2 बेरोजगारी से संबंधित डेटा रिलीज हुए हैं, जिसमें बताया गया कि जून में जो बेरोजगारी दर रही वो 5.6% रही और ग्रामीण क्षेत्रों में ये बेरोजगारी में कमी आई है। 5.1 से घटकर ये 4.9 हो गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी को बढ़ते हुए देखा गया। 6.9% से बढ़कर ये 7.1 हो गई है। हमारा जो श्रम बल है यानी लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स के अंतर्गत वो जनसंख्या आती है जो कार्य कर रही है और जो कार्य करने का इच्छुक है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं कर रहा, ठीक है, यानी 15 साल से ऊपर की जनसंख्या। तो ये जो भागीदारी दर है वो 54.8% से घटकर 54.2% हो गई, जिसके लिए बहुत सारे कारण हैं, जैसे मौसमी जो ग्रामीण बदलाव आ रहे हैं, महिला कार्यबल की जो गतिविधियां में कमी आ रही है, और इसके अलावा जो श्रमिक जनसंख्या का अनुपात है वो भी 51.7 से घट के 51.2% हो गया है। अब हम बेरोजगारी दर को निकालते कहते हैं कैसे हैं, तो इसमें सबसे पहले बेरोजगार लोगों की संख्या बटे कुल श्रम बल और उसको 100 से गुणा कर देते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि एग्जैक्टली हमारा कितना जो है कितने परसेंट लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। तो हमें ये निकालने का, बेरोजगारी दर निकालने का ये फॉर्मूला है। हम टोटल लेबर फोर्स से निकालेंगे, ना कि टोटल पॉपुलेशन से, क्योंकि हमें ये देखना है कि कितने काम करने वाले लोग हैं और कितने कार्य करने के इच्छुक हैं लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो पूरा हम अपना लेबर फोर्स लेंगे और कितने लोग बेरोजगार हैं उनका और इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बेरोजगारी के कारण क्या हैं? बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं, जैसे हमारी तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, ठीक है, हमारे पास जिस तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है उतने हमारे पास संसाधन नहीं हैं, ठीक। दूसरा है जो हमारी शिक्षा है वो रोजगार परक नहीं है। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग हर साल ग्रेजुएट होकर, पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो उद्योगों की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। जैसा मार्केट का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारी शिक्षा नहीं हो रही है, इसलिए हमें ज़्यादा संख्या में आपको शिक्षित बेरोजगार भी अब देखने को मिल रहे हैं कि उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसके बाद भी वो बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारा तकनीकी पिछड़ापन कहीं ना कहीं, कृषि का भी पिछड़ापन, मतलब कृषि में जितना ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक।
तो वो भी कहीं न कहीं बेरोज़गारी को बढ़ा रहा है। इसके अलावा युवाओं में जो है कुशलता और तकनीकी दक्षता की कमी, क्योंकि हम देख रहे हैं डे बाय डे हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी चीज़ें धीरे-धीरे बदल रही हैं, तो हमें अपने युवाओं को अप स्किल करना पड़ेगा, उनको स्किल्ड बनाना पड़ेगा। जैसी मार्केट की रिक्वायरमेंट है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी में या वर्ल्ड लेवल पे जो चेंजेज़ आ रहे हैं, उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जैसे हम देख रहे हैं कि जब 1990 जब हमने एलपीजी को अपनाया था, उस समय भी हमारे यहाँ क्या हुआ, जब कंप्यूटर को लाया गया तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं धीरे-धीरे अब एआई का प्रयोग बढ़ा, डेटा एनालिस्ट का प्रयोग ज़्यादा वर्तमान समय में उनकी डिमांड बढ़ रही है। तो धीरे-धीरे अब हमें क्या करना होगा कि जिस तरह से हमारी मार्केट की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमें अपने देश के युवाओं को स्किल्ड करना होगा। उन्हें हमें तकनीकी से भी कुशल बनाना होगा। भारत में अवसंरचना की कमी है, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की कमी है। हम जितना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उतना हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और जब तक हम उतनी ग्रोथ नहीं अचीव करेंगे, हम अपने देश में बढ़ रही इतनी तेज़ी से जो युवाओं की जनसंख्या, उनको रोज़गार नहीं दे पाएंगे। और तो ये कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बोझ बनेगा, क्योंकि वो अगर वो अर्थव्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, यानी हम केवल कंजम्पशन कर रहा है, तो इससे इकॉनमी का जो बोझ है वो और बढ़ेगा। ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाएगी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने युवाओं को स्किल्ड बनाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें, वो हेल्दी हों, उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, गुणवत्तापरक शिक्षा दिया जाए और रोजगार परक शिक्षा प्रदान किया जाए, तो हम अपने देश में क्या कर सकते हैं, इस समस्या को दूर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम अदृश्य बेरोजगारी, जिसे आप डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ये बेरोजगारी जो है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हैं, यानी कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है ना। अगर एक निश्चित एरिया में केवल 4 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि वो ऊपर से आपको रोजगार में लगे दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, वो ज़ीरो है। तो आपको जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो आपको ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अदृश्य बेरोजगारी है या अप्रत्यक्ष बेरोजगारी है या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, ये किस क्षेत्र में ज़्यादातर पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र से। दूसरा है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी कृषि क्षेत्र से संबंधित है। आपको पता है कि जो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो है, जब गेहूँ और धान की खेती है उस समय लोगों को रोजगार, कृषकों को मिलता है, मजदूरों को, और उसके बाद वो खाली रहते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि सीजनल, यानी जब सीजन रहता है तो काम मिलता है, जब सीजन नहीं रहता है तो काम नहीं मिलता है किसानों को या मजदूरों को। तो इसे हम जो है क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी। तीसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी जब अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 1990 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था में कंप्यूटर का प्रयोग नहीं था, लेकिन 1991 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हुई। हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग अब तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हर क्षेत्र में हम टेक्नोलॉजी का बहुत तेज़ी से प्रयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा अब एआई का भी प्रयोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमारी इकॉनमी में लगातार जब स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, तो अगर हम उससे अपडेट नहीं हैं और अगर हमें वो टेक्नोलॉजी नहीं, हम उससे अवगत हैं और उसकी जानकारी नहीं है, तो हम अर्थव्यवस्था में काम करने योग्य नहीं बचेंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो ठीक, तो जब इस तरह के जो चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, और उसके कारण अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अगला है घर्षणात्मक बेरोजगारी या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है कि जैसे जब कोई व्यक्ति एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब को ढूंढ रहा हो और उस दौरान जितने समय तक वो उसको काम नहीं मिल रहा है, वो क्या कहलाएगा, बेरोजगार कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो अगला है वो है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी का मतलब जब अर्थव्यवस्था में तेजी या मंदी की स्थिति आती है, तो उसके अनुसार अर्थव्यवस्था में अगर तेजी है, जैसे हम ट्रेड साइकिल भी कह रहे हैं, यानी अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़े, एक्सपेंशन हो रहा है इकॉनमी का, तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन जब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मंदी की तरफ जाती है, तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो ट्रेड साइकिल्स के कारण, और अर्थव्यवस्था हमेशा अप एंड डाउन चलता रहता है, ठीक है। तो उसके कारण जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तो इस तरह से कई तरह बेरोजगारी के कई प्रकार हैं, और इनको दूर करने के लिए हमको यही करना है कि हमें अपनी शिक्षा को इस तरह से बनाना है कि जो हमको रोजगार प्रदान कर सके। जो वर्तमान में उद्योगों की जो आवश्यकता है, जिस तरह की उन्हें ज्ञान या टेक्नोलॉजी या जिस तरह के स्किल की ज़रूरत है, हम उसके अकॉर्डिंग अगर अपनी शिक्षा दें, तो हम अपनी तेज़ी से जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जिसमें युवाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो हम उनको रोज़गार प्रदान कर सकते हैं। उनको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दें, अपने देश में जो कार्य करने का एनवायरनमेंट है उसको और बेहतर बनाएं, जो स्किल लोग हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो उनके लिए। स्किल डेवलपमेंट के कई सारे प्रोग्राम्स चलाए जाएँ जो बहुत ईजिली लोगों के लिए एक्सेसिबल हों और वो उससे ट्रेनिंग लें और उनको जॉब मिले।
शिक्षा को तेज़ी से बढ़ाया जाए, अधोसंरचना में इन्वेस्ट किया जाए और तेज़ी के साथ। इसके अलावा हमें स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है युवाओं के, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जितनी निवेश की ज़रूरत है, हमें और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारी जो तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या है इनका हम सही प्रयोग कर सकें, इन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ सकें, मेन स्ट्रीम से जोड़ सकें, और हम अपने GDP को और तेज़ी से बढ़ा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।